हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने डीएन एजुकेशन अड्डा चैनल पर। और बता देना चाहता हूं कि लगातार जो सीरीज चल रहा है यह रिवीजन का सीरीज चल रहा है। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और जो सब्जेक्ट आने वाला है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस में तीनों सेगमेंट का लगातार सीरीज चलेगा। ये रिवीजन बैच है। जो पहले से थोड़ा बहुत ऑफलाइन में पढ़े हैं, रेगुलर क्लास आकर पढ़े हैं, उनके लिए बहुत शानदार होगा, बहुत फ़ायदा करेगा। आगामी जो एग्ज़ाम है आपका, जैसे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जिन बच्चों का 16 तारीख से स्टार्ट है, और आगामी जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी है, दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, उत्तर प्रदेश का एएसआई का वैकेंसी आ रहा है, पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, बिहार पुलिस का आगामी वैकेंसी भी आ रहा है। उस सब के लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा और बहुत ही इसका उपयोग एग्ज़ाम में होगा। और देखते हैं, ये पार्ट नंबर 3 है। ये पार्ट नंबर 3 है और 3 पार्ट का जो पहला प्रश्न है यह है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। 1504 ईस्वी में किया था और 1506 ईस्वी में आगरा शहर को अपना राजधानी बनाया। ये सिकंदर लोदी का समय चल रहा है। सिकंदर लोदी यह लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। पर लोदी वंश के बारे में हम बताए थे आपको कि लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ठीक है, अब आओ, अनाज से कर समाप्त किया था किसने। अनाज से जो टैक्स लिया जाता था, इसे समाप्त करने का श्रेय जो जाता है, वह श्रेय जाता है आपका सिकंदर लोदी को। किसको? सिकंदर लोदी को। आगे आइए देखते हैं। सिकंदर लोदी के बाद मुसलमानों को ताजिया निकालने तथा स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था किसने। यह भी शासक था सिकंदर लोदी। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था किसके समय में और किसके मकबरे में। तो सिकंदर लोदी के मकबरे में 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी कब? 1517 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अब देखो, एक बार देख लेते हैं। लोदी वंश ठीक है, यह 1451 से लेकर 1489 तक कौन रहा? यह रहा बहलोल लोदी। कौन रहा? बहलोल लोदी। उसके बाद से समझ जाइए कि बहलोल लोदी के बाद आया सिकंदर लोदी। यह कब से कब तक रहा? यह रहा 1489 से लेकर 1489 से 1517 तक। अब आएगा राजा या शासक इब्राहिम लोदी। 1517 से लेकर 1526 तक रहेगा और 26 में अटैक होगा बाबर का और इसकी मृत्यु हो जाएगी युद्ध स्थल में ही। उसके बाद से इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, इसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी और मुग़ल साम्राज्य के स्टार्ट या मुग़ल साम्राज्य की उत्पत्ति शुरुआत बाबर के द्वारा कर दी जाएगी। अब देखो, दिल्ली सल्तनत का राजधानी थी, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत पूछे या मुग़ल दरबार के भाषा पूछे, फारसी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। छोटे छोटे जमींदारों को चौधरी कहा जाता था और बड़े बड़े जमींदारों को जमींदार कहा जाता था। उसके बाद और छोटे छोटे जमींदारों को मुकद्दम कहा जाता था। आओ देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो हुआ इब्राहिम लोदी हुआ। यह सिकंदर लोदी का पुत्र था। इब्राहिम लोदी हुआ, यह सिकंदर लोदी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान जो था इब्राहिम लोदी हुआ। यह कौन सा युद्ध में मरा? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में मरा। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। क्लियर? अब आओ, विजयनगर की स्थापना किसने की? तो विजयनगर की स्थापना करने का श्रेय जाता है हरिहर और बुक्का को नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। 1336 ईस्वी में की थी। अब देखो, लोदी वंश के बाद तुरंत थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य पर चलते हैं हम लोग। वहाँ से विजयनगर ख़त्म होगा तो अगर बहमनी होगा तो बहमनी देख लेंगे,
और नहीं तो तुरंत फिर हम लोग आ जाएंगे मुगल शासक के शुरुआत पर। अब आओ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का समय, यह स्थापना हुआ था 1336-37 में। इस समय 1336-37 में तुगलक वंश राज कर रहा था और तुगलक वंश के शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक राजा थे। विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में है। विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पेनुकुंडा थी। हम्पी अवशेष है कहाँ विजयनगर साम्राज्य का? हम्पी स्थित कहाँ है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये बार बार प्रश्न पूछता है वनडे एग्जाम में कि हम्पी कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? यह हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ और उसी समय इसका पतन प्रारंभ हो गया। संगम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया। संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय था। अब देखो, इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो डी कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। वह किसके साम्राज्य में आया था या किसके शासनकाल में वो आया था? तो आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब देखो, संगम वंश के जो प्रतापी राजा थे, संगम वंश के जो प्रतापी राजा थे, एक तो थे हरिहर द्वितीय, हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम का देवराय प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय, और छोटे छोटे राजा हुए, लेकिन सबसे प्रमुख और प्रतापी राजा जो थे यही थे। देखो कैसे, इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो डी कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, और इसने पहली बार मुस्लिमों को, तुर्क मुस्लिमों को सेना में भर्ती करने के लिए एक आह्वान किया ताकि विजयनगर साम्राज्य के सैन्य व्यवस्था मजबूत हो सके। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो संगम वंश का अंतिम शासक जो था विरूपाक्ष था, विरूपाक्ष द्वितीय था। फारस यात्री अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक निकोलो डी कांटी, निकोलो डी कांटी इटली वाला, ये आया था देवराय प्रथम काल में, देवराय प्रथम काल में। और दूसरा जो था ये अब्दुल रजाक है, अब्दुल रजाक है। ये अब्दुल रजाक आया था, ये फारस यात्री था। फारस बोले तो वर्तमान का ईरान, फारस यात्री था। यह देवराय द्वितीय काल में आया था, देवराय द्वितीय काल में आया था। ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट है वनडे एग्जाम के लिए। निकोलो डी कांटी आया था देवराय प्रथम काल में, अब्दुल रजाक आया था देवराय द्वितीय काल में। अब आओ, तुलुओ वंश, संगम वंश का जो प्रमुख राजवंश था उसमें तुलुओ वंश, सुलुओ वंश और अविडु वंश। संगम वंश का महान शासक इस समय कौन था? तो संगम वंश के सबसे महान राजवंश के बारे में बताया जाता है कि तुलुओ राजवंश था, और तुलुओ राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय थे। कौन थे? कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय किस राजा के समकालीन थे? तो यह बाबर के समकालीन थे। बताया जाता है कृष्णदेवराय का जो समय था वह 1509 से स्टार्ट हुआ, 1509 से स्टार्ट हुआ और 1529-30 के आसपास तक यह शासन किए। तब 1529-30 के आसपास जब शासन किए तब बाबर के तो समकालीन हो ही जाएंगे। बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करेगा और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होगी और बाबर मुगल साम्राज्य की नींव रखेगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, तेलुगु के 8 महान विद्वान। देखो एक बात जान लो, यहाँ अष्टदिग्गज है और एक और प्रश्न पूछता है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान ये होता है शिवाजी के समय, शिवाजी के समय 8 योग्य मंत्री, 8 योग्य मंत्री, ये अष्टप्रधान है। अष्टप्रधान कौन है? 8 योग्य मंत्री, 8 योग्य मंत्री, 8 योग्य मंत्री। और ये क्या है? अष्टदिग्गज है। ये है अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज ये है 8 महान तेलुगु कवि, 8 महान तेलुगु कवि। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है,
देख लेना अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज के बारे में। अब देखो, तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में राजकवि के पद पर थे। आंध्र भोज, आंध्र पितामह कहा जाता है किसको? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो नागलपुरम। नागलपुरम की स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था, जो कि तुलुओ वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसके बाद से विठल स्वामी मंदिर हम्पी में तथा हजारा स्वामी मंदिर विजयनगर में को बनवाया किसने था? तो इसे ही बनवाने का श्रेय जाता है आपको कृष्णदेव राय को। किसे? कृष्णदेव राय को। आप देखो, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बरबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। तब सुन लो, निकोलो डी कांटी किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के काल में आया था। और उसके बाद अब्दुल रजा किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय काल में आया था। और बरबोसा और आपको समझ होगा डोमिंगो पायस, ये दोनों पुर्तगीज विजिटर्स था, दोनों पुर्तगाली यात्री था। ये किसके दरबार में आया था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं से आता है, कौन यात्री किसके दरबार में आया था। यहाँ से प्रश्न बनता है और इसको हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आप। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था लेकिन पराजित हो गया था। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना अभी वर्तमान में है। किला को बनवाया था किसने? एक काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में बनवाया था। किसने? काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में इसे बनवाया था। आप देखो, बस एक मिनट। अब आप देखो, गोलकुंडा का संधि हुई थी। गोलकुंडा का संधि कब हुई थी? यह 1683 ईस्वी में गोलकुंडा का संधि हुई थी। अब देखो, पुर्तगाली नूनीज आया था। पुर्तगाली यात्री जो था नूनीज, ये किसके दरबार में आया था? ये संगम वंश के ही राजा थे, अच्युत देवराय। अच्युत देवराय के समय में आया था। तुलुओ वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। तुलुओ वंश का अंतिम शासक। इसी वंश का प्रतापी शासक आपका कृष्णदेव राय थे। बहमनी राज। अब देखो, बहमनी राज, तो अब उस समय हम लोग विजयनगर साम्राज्य देख लिए। विजयनगर साम्राज्य देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं बहमनी साम्राज्य हम लोग देख रहे हैं। अब देखो, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1347 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह गंगू के द्वारा या हसन गंगू के द्वारा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। कहाँ थी? गुलबर्गा थी। गुलबर्गा की जगह बीदर को अपनी राजधानी बनाया था किसने? तो बहमनी साम्राज्य के राजा अहमद शाह ने बनाया था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी तो हम बता दिए गुलबर्गा। अब बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? मराठी। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? मराठी। बहमनी साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर ए अशरफ कहा जाता था बहमनी साम्राज्य में विदेश मंत्री को। बहमनी साम्राज्य में सेना का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? अमीर अल उमरा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह थे। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनाया था। किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनाया था। जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हुसैन शाह सरकी ने 1470 ईस्वी में किया था जमा मस्जिद। ये दिल्ली वाला जमा मस्जिद नहीं है। कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुहादेव के द्वारा की गई। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। राज तरंगिणी व महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो राज तरंगिणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद कराने का श्रेय जाता है जम्मू कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। यह रामानंद कबीर के गुरु थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? आलवार एवं नैनार संतों ने किया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? तो बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ। चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे?
तो यह अलाउद्दीन के समकालीन थे। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? अद्वैतवाद शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक, विशिष्ट बोले तो स्पेशल, निम्बकाचार्य स्पेशल। शुद्ध द्वैतवाद, एकदम शुद्ध, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक, द्वैतवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य। अभी देखें हम, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में, केरल के कलादी नामक स्थान पर 708 ईस्वी में हुआ था शंकराचार्य का जन्म। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? ये सुहरवर्दी संप्रदाय से संबंधित थे, सुहरवर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। ख्वाजा बकी बिल्लाह किस संप्रदाय के थे? यह नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित थे। ये जितना संप्रदाय जो दे रहा है ना, इसको एकदम कंठस्थ करना, बिहार के एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछेगा। सत्तारिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? शेख अब्दुल सत्तार थे। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो बाबर ने 1526 ईस्वी में रखी, जब पानीपत के प्रथम युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोदी को पराजित किया। युद्ध स्थल में ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई, जो कि पूरे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो कि युद्ध स्थल में ही मारा गया। अब आओ, मुगल शासकों का क्रम क्या था? तो सबसे पहले बाबर आए, उसके बाद हुमायूं आए, अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए, औरंगजेब आए और बहादुर शाह प्रथम आए। उसके बाद छोटे छोटे राजा और आए। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह आए, जहांदार शाह के बाद फारुखसियर आए, फारुखसियर के बाद रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जात, मोहम्मद सारंगीला, मोहम्मद सारंगीला के बाद आपको अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, समाप्त। ये राजा आए। बाबर से अब थोड़ा सा शुरुआत करते हैं हम लोग। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको खूब बेहतरीन तरीक़ा से कॉन्सेप्ट के साथ हम सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे, जिसमें आपका मेडाइवल चल रहा है। उस मेडाइवल में आपका तुगलक वंश चल रहा है। अब तुगलक वंश जैसे ख़त्म होगा उसमें लोधी वंश चलेगा। लोधी वंश के बाद आपका समझ जाइए फिर बाबर उसमें स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद मुग़ल ख़त्म होने के बाद सूफ़ी आंदोलन, सूफ़ी आंदोलन के बाद धार्मिक आंदोलन, इस सब को पढ़ के फिर बाद में अंत में आधुनिक भारत की शुरुआत की जाएगी। अब देखो, बाबर का जन्म कब हुआ? 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरागना में हुआ। फरागना अफगानिस्तान में पड़ता है। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। माता का नाम क्या था? माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम। बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन बाबर। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था कितनी बार? 5 बार। 5वां बार आक्रमण इसका 1526 में पानीपत के युद्ध में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में, जब काबुल पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण भेजा? दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और राणा संगा ने भी इसको निमंत्रण बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तब पानीपत के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में बाबर के पास सेना कम थी लेकिन विश्वास ज़्यादा था, जिसकी वजह से इस युद्ध में बाबर की सेना जीती और इब्राहिम लोदी की सेना पराजित हो गई। एक और रीजन था, सबसे पहले रीजन ये था कि राजा को ही सबसे पहले निशाना बनाकर मार दिया। तो जब रोजे मर जाएगा तो मनोबल तो टूटेगा सेना का, और जब मनोबल टूटेगा तो सेना तितर बितर हो जाएगी। बाबर के पास मात्र 12 से 14 हज़ार सेना था और इब्राहिम लोदी के पास सेना के बात करें तो 1,20,000 के आसपास सेना था। फिर भी मनोबल बहुत ऊंचा था। इसके बारे में और विस्तार से हम लोग जब कॉन्सेप्चुअल क्लास में देखेंगे तो उसमें शानदार बताएंगे आपको हम। अब देखते हैं, बाबर ने पराजित किया इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण क्या था? जीत का कारण था इसका तोपखाना और सैन्य कुशलता, हल्की हल्की तोपों का प्रयोग करना और सैन्य कुशलता था। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था वजीरा एवं भेरा के युद्ध में। वजीरा बजौरा और भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था किसके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच। इसमें राणा संगा पराजित हुआ। यह युद्ध हुआ था कब? 17 मार्च 1527 को हुआ था।
बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था खानवा का युद्ध जीतने के बाद। बाबर फरगना गद्दी पर कब बैठा था? 8 जून 1494 को। 12 वर्ष की अवस्था में मात्र बाबर गद्दी पर बैठ गया। बाबर मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा? 1509 ईस्वी में बैठ गया। बाबर के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा था। राणा सांगा था या संग्राम सिंह, दोनों नाम है उनका। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध बाबर ने किसे पराजित किया? तो चंदेरी में जो मेदिनी राय थे इन्हें पराजित किया। ये अफगान थे। एक प्रश्न पूछता है कि चंदेरी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बनारस प्रसिद्ध है वैसे ही चंदेरी भी उस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। 1529 ईस्वी में के घाघरा का युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? यह महमूद लोदी को पराजित किया। यह अफगान राजा था। यह अफगान राजा था। अब ये देखते हैं भारत में बाबर के युद्धों का क्रम क्या है? पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, यानी 1526, 27, 28 और 29। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। किस भाषा में किया था? तुर्की भाषा में किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। खाने खाना की एक उपाधि दी जाती थी उस समय, जो कि सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को दिया जाता था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था, जो बाबर का सेनानायक था। काबुल में शाहरुख व कंधार में बाबरी नाम से चांदी का सिक्का चलवाया था बाबर ने। मुगल अपने पिता की ओर से किसके वंशज थे? तो ये तैमूर के थे। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे और माता जो थी वह आपका चंगेज खां के वंशज की तरफ से थी। तो दोनों आक्रांता मिलकर तीसरा बड़ा आक्रांता का जन्म देवे करेगा। बाबर की मृत्यु हो गई 27 दिसंबर 1530 को। प्रारंभ में बाबर के शव को दफनाया गया था कहाँ? आगरा के आराम बाग में। फिर बाद में बाबर के कही हुई बातों को उसके 4 पुत्रों ने समझा और बाबर के शव को निकाल कर फिर कहाँ दफना दिया गया? काबुल में। बाबर का कब्र कहाँ है? काबुल में। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? हुमायूं था। इसके 4 पुत्र थे। हुमायूं था, अस्करी था, हिंदाल था, कमरान था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं था। क्या नाम था पूरा नाम इसका? नसरुद्दीन हुमायूं था। अब भाई हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था भाई? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था भाई? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 29 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की अवस्था में आगरा में गद्दी पर यह बैठा। हुमायूं आगरा में गद्दी पर बैठा। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में। 4 भाई थे, चारों भागों में बांट दिया, जो कि इसके बहुत बड़ी भूल थी। हुमायूंनामा का रचना किसने किया? गुलबदन बेगम ने, अकबर के अनुरोध पर। किसके अनुरोध पर? अकबर के अनुरोध पर। गुलबदन बेगम थी, यह बाबर के पुत्री थी। ज्योतिष में विश्वास करने वाला शासक कौन था? हुमायूं था। बताया जाता है कि 7 दिन 7 रंग का वस्त्र पहन कर आता था। दिन पन्ना नामक नगर बसाया था हुमायूं ने। यहाँ पर एक समझिए कि पुस्तकालय था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1556 को। 1 जनवरी 1556 को। दिन पन्ना भवन में स्थित पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं मर गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने कारीगर इसका कौन था? मीरक मिर्जा ग्यास था। ये सब छोटा छोटा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखते जाना, ध्यान देते जाना। शेर शाह के बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? फरीद खान, यानी सूरी वंश यहाँ से शुरू होती है। शेरशाही वंश या सूरी वंश जिसको बोलते हैं हम लोग, वह उसकी शुरुआत होती है। और नेक्स्ट देखते हैं। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने दिया था। चौसा का युद्ध कब हुआ? 25 जून 1539 को शेरशाह ने पराजित किया था किसे? हुमायूं को। चौसा का युद्ध बिहार में ही है चौसा।
वर्तमान में बक्सर में पड़ता है। वहीं से आपका गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में। अपने नाम से खुतबा प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेर शाह ने चौसा के युद्ध के बाद। शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी कब? चौसा के युद्ध के बाद। अब से पहले शेर खां था, अब शेर शाह हमेशा हो गया। डाक प्रथा का प्रचलन किया था किसने? शेरशाह ने। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह ने किया था। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध किसके समय में हुआ था और किसने लड़ा था? तो 17 मई 1540 ईस्वी में शेरशाह ने पराजित किया था किसे? हुमायूं को। बार बार हुमायूं हर युद्ध में पराजित हो जाता है। जीटी रोड की मरम्मत किसने करवाई? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? कुल उपज का 1/3, 1/3, 1/3 था। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना बारहमासा है या मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत भी है? पद्मावत भी है। ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? कालिंजर में हुई। ये उक्का नामक हथियार चला रहा था, उसी के द्वारा उक्का नामक हथियार से बम निकला और दीवार से टकराया, जिसके एवज में 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। अब देखो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। स्वप्नवशदाता की रचना किसने की थी? भास ने। अकबर, थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं। अकबर बचपन का नाम जलालुद्दीन, उससे बचपन का नाम इसका नाम था बदरुद्दीन। इसका जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 को हुआ था कलानौर में। यह बैरम खान ने इसका राज्याभिषेक किया। यह कलानौर कहाँ पड़ता है? कलानौर पड़ता है पंजाब में। अब देखना थोड़ा सा, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल थे। अब देखो यहाँ पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। इसमें अकबर ने पराजित किया था हेमू ने। एक्चुअली अकबर ने पराजित नहीं किया था, बैरम खान ने पराजित किया था। बैरम खान ने हेमू को पराजित किया। बैरम खान ने हेमू को पराजित किया। हालांकि राजा उस समय शासक अकबर था, इसलिए नाम अकबर का आता है। पानीपत की लड़ाई हो गया। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान। यह अकबर का संरक्षक था। अकबर ने इन्हें खाना की उपाधि दिया था बैरम खान को। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुल समद को दी थी। याद रखना, अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो मोहम्मद हुसैन और तथा अब्दुल समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला शासक कौन था? उसका नाम था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत कहाँ से की? तो 1562 ईस्वी में पहला विजय मालवा विजय। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय कब किया गया? 1567 में किया गया। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 के समय मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह थे। अकबर के 1567 ईस्वी में अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? राणा प्रताप नहीं, हाँ ठीक है, उदय सिंह थे। उदय सिंह थे। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी। कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राणा कुंभा के द्वारा किया गया। यह 1448 ईस्वी में किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध। 18 जून 1576 में अकबर ने किसे हराया था? महाराणा प्रताप को हराया था। किसे हराया था? महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति था आपका मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम खान। कौन थे? हकीम खान।
महाराणा प्रताप घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप घोड़े का नाम क्या था? चेतक। हाथी का नाम क्या था पहले बताओ अब? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? हाथी का नाम क्या था? घोड़ा का नाम तो चेतक था, हाथी का नाम क्या था? हाथी का नाम क्या था? हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था हाथी का? राम प्रसाद। अब देखो, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो गई? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट के कारण इनकी मृत्यु हो गई। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच था। कब आया था? 1588 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा लागू किया था किसने? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा माने पदों को देने की प्रथा। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, या जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने किया था? अकबर ने किया था। सुलह कुल नीति को अपनाया था किसने? अकबर महान ने अपनाया था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? अकबर के काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में की गई। अकबर का राजकवि कौन था? फैजी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अब देखो, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। क्या था? राम बोला। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी। तुलसी के माता का नाम हुलसी। मीराबाई किसके समकालीन थे? ये तुलसीदास के समकालीन थी। देखो, ये जितना हम बता रहे हैं ना, सब इम्पोर्टेंट है। एक बार सरसरी नज़र से देख लेना, जो न समझ में आए उसको लिख लेना, कमेंट करके हमसे पूछ लेना। लेकिन ये जो रिवीजन चल रहा है ना, ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको, माने बेहतरीन फ़ायदा करेगा। हम बता रहे हैं आपको। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रत्न सिंह राठौर। क्या नाम था? रत्न सिंह राठौर। मीराबाई के गुरु कौन थे? वही रायदास या संत रविदास मीराबाई के गुरु थे। पंचमहल किसने बनवाया था? पंचमहल का निर्माण करवाया था अकबर महान ने। नवरत्न विद्वान कवि संबंधित है। नवरत्नों का 2 महत्वपूर्ण इतिहास है। एक अकबर से नवरत्न हैं और एक नवरत्न है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय से, ठीक है। ये प्राचीन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न रहते थे और मुगल काल में अकबर के समय में नवरत्न रहते थे। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। क्लियर? अकबर द्वारा इलाही सम्मत शुरू किया गया था कब? 1583 ईस्वी में। दीन इलाही के प्रधान पुरोहित कौन थे? तो दीन इलाही के प्रधान पुरोहित जो थे, आपका समझ जाइए कि अबुल फजल थे। कौन थे पुरोहित? अबुल फजल थे। आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? ये अबुल फजल के द्वारा की गई। अकबरनामा की रचना भी अबुल फजल ने किया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल की हत्या किसने किया? वीर सिंह बुंदेला नामक राजपूत ने कर दिया। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? ये भी अकबर के समकालीन थे। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुस समद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकारी कौन था? अब्दुस समद। अकबर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। यह प्रसिद्ध संगीतकार थे, अकबर के दरबार के थे। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में। तानसेन का प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गौस थे। प्रारंभिक गुरु कौन थे तानसेन का? मोहम्मद गौस थे। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। फैजी तथा बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल थे। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल के बचपन का नाम जो था महेश दास था। क्या था? बीरबल के बचपन का नाम महेश
दास था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, पूछता है बार बार। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, अब अकबर के बचपन का नाम क्या था, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, बाबर के बचपन का नाम क्या था, हुमायूं के बचपन का नाम क्या था, ये सब हम बता दिए हैं, सब पूछता है। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास था। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया, तो दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, और तीर्थ का समाप्त कर दिया 63 में, तीर्थ 63 में, और आपका दास प्रथा का अंत किया 62 में। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं जजिया कर को समाप्त कब किया, जजिया कर को समाप्त कब किया, जजिया कर को समाप्त कब किया। तो जजिया कर को समाप्त करने का श्रेय जाता है अकबर को ही, और इसने समाप्त कर दिया 64 में। कब, 1564 में। मजहर की घोषणा कब किया, 1579 में, 1579 में अकबर ने कर दिया। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार नामक रोग से हो गई, अतिसार नामक रोग से हो गई, बेचारा चला गया। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा कहाँ है, सिकंदरा वर्तमान में आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। अकबर का उत्तराधिकारी पुत्र कौन हुआ, जहांगीर हुआ। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, आया ना, बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था, सलीम था। सलीम के शिक्षक कौन थे, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर का जन्म कब हुआ था, 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां या मेहरुन्निसा, नूरजहां या मेहरुन्निसा। नूरजहां का प्रथम विवाह हुआ था अली कुली बेग से, मैंने दूसरा का विवाह जहांगीर से हुआ, दूसरा का विवाह जहांगीर से हुआ। वो भी समझिए 1511 ईस्वी में नौरोज के उत्सव पर जब देखा तो पहले ही उनके सौंदर्य के चलते मंत्रमुग्ध हो गया और ठान लिया कि विवाह इसी से करबे करेंगे, किया। नूरजहां के प्रथम विवाह अली कुली बेग से हुआ था, ये कुछ समय तक रहा साथ में, उसके बाद डेथ हो गया था इसका। नूरजहां के पिता कौन थे, मिर्जा गयास बेग थे। नूरजहां की माँ का नाम क्या था, अस्मत बेगम था। बताया जाता है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी अस्मत बेगम और नूरजहां दोनों ने। इसमें केवल नूरजहां की माँ ही दिया है, अस्मत बेगम को दोनों, नूरजहां भी और आपका उसकी माँ अस्मत बेगम ने भी। न्याय की जंजीर स्थापित किया था किसने, जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने। जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित किया था। चित्तौड़ के संधि जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ के बीच की गई, 1615 ईस्वी में। अब दू अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था, जहांगीर ने। एकदम याद रखना ये सब, दू अस्पा और सी अस्पा, 2 आना और 4 आना, ये सब मिलेगा आपको कि किसके समय में शुरुआत इसका हुआ था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था किसने, जहांगीर ने। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे, देखो तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर के। ये तुकाराम है, तुकाराम किसके समकालीन थे, यह जहांगीर के समकालीन थे। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल समद चित्रकार थे, ये जहांगीर के समय में चित्रकार थे। बताया जाता है कि इसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जैसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, अकबर के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, शाहजहां के समय को उसी प्रकार चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है आपका जहांगीर के समय को। नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था किसे, उस्ताद मंसूर को। मुगल चित्रकारी अपने शीर्ष बिंदु पर थी जहांगीर के शासन काल में। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, ये उस्ताद मंसूर था। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दिया था, इसी को दिया था, कैप्टन हॉकिंस को ही दिया था। जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था कैप्टन हॉकिंस को ही। थॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो 1615 ईस्वी में जहांगीर के ही दरबार में आया था। थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में 1616 ईस्वी में प्रवेश किया। जहांगीर की मृत्यु कब हो गई, 1627 ईस्वी में मर गया बेचारा, 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। अब आइए, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका मकबरा शाहदरा में है। शाहदरा कहाँ है वर्तमान का, ये आगरा वाला शाहदरा नहीं, ये लाहौर में है, शाहदरा में है। यह रावी नदी के तट पर है। कहाँ, रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है जहांगीर का मकबरा। अब देखो 3-4 मकबरा हम लोग देख लिए। बाबर का कहाँ है, बाबर का है काबुल में, शुरुआत में आरामबाग में था आगरा में। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है,
हुमायूं का है दिल्ली में, कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। सिकंदरा में। अकबर के बाद कौन आए? जहांगीर आए। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में। शाहदरा में। शाहदरा कहाँ है? रावी नदी के तट पर लाहौर में। भारत में रहा था लेकिन इस समय पाकिस्तान में है, लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। इसका जन्म जो हुआ 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। जगत गोसाई। मुमताज महल असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम, यह शाहजहां के पत्नी थी। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में। उसी के कब्र पर इसका निर्माण, ताजमहल का निर्माण हुआ। 1632 से लेकर 1652 ईस्वी, लगभग 20 साल का समय लगा। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किसने किया था? उस्ताद ईसा ने किया था। यह पर्सिया का था। कहाँ का था? यह पर्सिया का था। अब देखो, ताजमहल के लिए पत्थर लाया गया था कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले के मकराना प्रांत से। आना का सिक्का चलाया था किसने? शाहजहां ने। किसने? आना। 2 आना, 3 आना, 4 आना, ये सब आना का सिक्का का प्रचलन किसने किया था? शाहजहां ने किया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर्रे अकबर के नाम से। सिर्रे अकबर के नाम से किया था उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से किया था। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने किया था। अब देखो आगे, आगे है, इसको सिर्रे अकबर यानी कि महान रहस्य के नाम से करवाया था दारा शिकोह, जो शाहजहां के पुत्र था। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा के मोती मस्जिद, लाहौर का किला शीश महल को किसने बनवाया था? ये सभी का निर्माण करने का श्रेय जाता है शाहजहां को। मयूर सिंहासन को बनवाया था किसने? शाहजहां को। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बे बादल खां था। ये मयूर सिंहासन की हाइट बताया जाता है कि 8 फीट की होती थी। 8 फीट माने ऊंचे दरबार पर जो सिंहासन बना रहता था उसी पर राजा बैठते थे। मयूर सिंहासन पर लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था किसने? मीर जुमला ने। अब प्रश्न आता है कि मीर जुमला को कहाँ से मिला? तो मीर जुमला को मिला राणा रंजीत सिंह के पास से। राणा रंजीत सिंह को कहाँ से मिला? शाह शुजा से मिला। शाह शुजा को कहाँ से मिला? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह ने अटैक किया था मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल में, वह यहाँ से लेकर चला गया। ऐसे करते घूमते घूमते फिर आ गया यहाँ, और यहाँ से धीरे धीरे चल जाएगा अंग्रेजों के साथ लंदन, इंग्लैंड चला जाएगा। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये मोहम्मद शाह रंगीला साहब थे। मोहम्मद शाह रंगीला साहब थे। प्रथम कौन थे? शाहजहां थे। अंतिम कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला थे। इन्हीं के समय में आया था नादिर शाह 1739 में आया, आक्रमण करके तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर चला गया। बेचारा कुछ बोलबो नहीं किया। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासन काल को। शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। और यह किसने कहा था? इतिहासकार B.A. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि किसे दी थी? ये संगीतकार लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दिया था। पातशाहनामा और बादशाहनामा का रचयिता कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। ये सब याद कर लेना एकदम। पातशाहनामा और बादशाहनामा के रचयिता कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। आगरे का जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा बेगम ने। आगरे के जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरे का जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा बेगम ने। यह शाहजहां की पुत्री थी। शाहजहां की पुत्री थी। और दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के जमा मस्जिद, अभी बोले हम जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण कराने का श्रेय जाता है शाहजहां को। जहां आरा द्वारा लिखित मुनीस अल अरवाब
किसकी जीवनी है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया था 8 जून 1658 को आगरा के किले में बंदी बना लिया। कुछ दिन के बाद शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 22 जनवरी 1666 को। आगरा के किले में ही 74 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में इनका जन्म होता है। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम थे। कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब की उपाधि थी जिंदा पीर की। जिंदा पीर भी इन्हें कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। अब औरंगजेब ने बीजापुर विजय प्राप्त कब की थी? 1686 में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ उसका नाम है औरंगजेब। एक बार 1668 में और दूसरा 1658 में और 1659 में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। अब देखो, दिल्ली के लाल किले में आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया है। बीबी का मकबरा है। औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया दुर्रानी का मकबरा है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी माने इस्लामी राज। जिहाद का अर्थ इस्लामी राज था। नौरोज़ त्यौहार मनाने पर रोक लगा दिया किसने? औरंगजेब ने रोक लगा दिया कि नौरोज़ त्यौहार अब बंद करो। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू कब कर दिया? 1689 में कर दिया था। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि जजिया कर पहली बार किसने लगाया था? जजिया कर था गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक टैक्स था। अकबर का समय, अकबर ने 1664 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास, एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था किसने? औरंगजेब ने। 1686 में बीजापुर व 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया औरंगजेब ने। अब देखो, संत रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। तुकाराम देख लिया हम लोग किसके समकालीन थे? जहांगीर के। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास अकबर के। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। नेक्स्ट आओ, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? इसको देखते हैं हम लोग। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था क्रमशः विजारत तथा सरकार। मंत्री परिषद विजारत और जनपद या जिला सरकार कहलाता था। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था क्या? तो सरकारी भूमि कहलाता था खालसा और सिक्का कहलाता था संसद। सबसे बड़े सिक्का क्या कहलाता था? उस सिक्का का नाम था इलाही। यह सबसे बड़ा सिक्का था। यह सबसे बड़ा सिक्का था। सबसे बड़ा सिक्का था। क्लियर? मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मुगल काल का बोले, दिल्ली सल्तनत के बोले, दोनों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी ही थी। बाबुल मक्का कहा जाता था किसे? सूरत को। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में था। अब ये प्रश्न आता है कि सर ताराबाई, तो ताराबाई 1707 से लेकर 1707 तक शासन की ताराबाई। यह ताराबाई, जब शिवाजी मराठा साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे तो ताराबाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होता है तो जो कैद में रहेंगे साहू जी महाराज और उनकी माता यशुबाई, दोनों आदमी कैद से निकल कर जाएंगे वहाँ और 1707 में ताराबाई से युद्ध होगा, खेड़ा का युद्ध। उस खेड़ा का युद्ध में ताराबाई हारेंगी और 1707 में ही यहाँ से एक व्यवस्था बनेगा कि सतारा में अपना राज्याभिषेक साहू जी महाराज कराएंगे और ताराबाई को वहाँ से हटाकर कोल्हापुर भेज दिया जाएगा। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब मराठा साम्राज्य या शिवाजी के बारे में जब पढ़ेंगे तब। ये तो आपका रिवीजन है, इसको देखते रहिए और लगातार इसको अपने
जो डाउट है कॉपी में लिखते रहिए, वो हमसे पूछ लीजिएगा, या जो कॉन्सेप्चुअल आपका पहले से पढ़े हैं इसमें कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, तो लगातार रिवीजन करते चलें, आगे बढ़ते चलें। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद शहर में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसने बहादुर शाह के नाम से खुद को सम्राट घोषित कर दिया? तो मुअज्जम थे। औरंगजेब का यह बड़ा बेटा था। हालांकि औरंगजेब के 3 बेटा थे, मुअज्जम थे, आजम थे, कामबख्श थे। तीनों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, और तीनों में युद्ध जो जीतने का श्रेय जाता है मुअज्जम को जाता है। वही समझ जाइए कि राज्याभिषेक किया बहादुर शाह प्रथम के नाम से। आओ नेक्स्ट देखते हैं, मुगल साम्राज्य के गद्दी बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक कौन था? ये बहादुर शाह था। 63 वर्ष के अवस्था में बैठा। बहादुर शाह को साहिब खबर के उपनाम दिया था किसने? खफी खान ने। साहिब खबर इसलिए कहा जाता है कि शासन प्रशासन में कोई रुचि न लेना। अब यहाँ से शुरुआत है। साहिब खबर, लंपट, मूर्ख, घृणित, कायर, ये सब उपाधि मिलेगा। रंगीला बादशाह, ये सब उपाधि मिलेगा। बहादुर शाह की सहायता किस सिख गुरु ने किया था? तो बहादुर शाह की सहायता किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। बहादुर शाह की मृत्यु कब हो गई? 1712 ईस्वी में हो गई। 1712 ईस्वी में हो गई। किसके नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? बंदा सिंह के नेतृत्व में। बंदा सिंह के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किसने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया था? बंदा सिंह। सच्चा बादशाह घोषित किया था बंदा सिंह। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक कौन था? देखो, मुगल साम्राज्य का प्रथम योग्य नहीं अयोग्य शासक ये कौन था रे भाई? ये जहांदार शाह था। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने किया? फर्रुखसियर ने कर दिया। मुगल बादशाह का घृणित कायर की उपाधि किसे दिया गया? तो घृणित कायर की उपाधि दिया गया आपका फर्रुखसियर को। किसे? फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर की हत्या किसने किया? सैयद बंधु कर दिए, जो बिहार के ही रहने वाले थे। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान दोनों मिलकर, सैयद बंधु मिलकर फर्रुखसियर की हत्या करवा दिए। और उस समय मराठा एक पेशवा था बालाजी बाजीराव, उन्हीं से मिलकर इनकी हत्या करवा दिए। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को किस नाम से जाना जाता है? सैयद बंधु को। इन्हें निर्माता भी कहा जाता था। ये 4 राजाओं का पद पर स्थापित किए थे। पहला राजा था इसमें पहला राजा था फर्रुखसियर। दूसरा राजा था इसमें फर्रुखसियर के बाद रफीउद्दौला। तीसरा राजा था रफीउद्दर्जात। चौथा राजा था इसमें मोहम्मद शाह रंगीला। सैयद बंधु का अंत किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ। मरवा दिया इन दोनों को। रंगीला बादशाह कहा गया मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर था। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था? रफीउद्दर्जात। और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था? बताओ थोड़ा था। 11 अक्टूबर 1724 को शकरखेड़ा की लड़ाई में निजामुल मुल्क ने किसे हराया था? तो दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां को हराया था। ये दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां मुगल के सेनापति हुआ करते थे। अब ये नेक्स्ट देखते हैं। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? निजामुल मुल्क के द्वारा 1724 में किया गया। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 में किया था। वही मोहम्मद शाह रंगीला का शासन काल था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह का सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली थे। अहमद शाह अब्दाली ही पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिए थे, जिसमें मराठों की पराजय बुरी तरह से हो गई थी। नेक्स्ट आओ देखते हैं अगला क्या है। अगला है शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊस तथा कोहिनूर हीरा को ईरान ले गया किसने? नादिर शाह ने। तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह। पहला कौन था? तब पहला आपका शाहजहां था। कौन था? शाहजहां था। अंतिम कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। स्वतंत्र अवध रियासत की स्थापना किसके द्वारा किया गया? शहादत खान ने 1722 ईस्वी में कर दिया। अब दिल्ली की सत्ता कमजोर हो गई।
छोटे छोटे देशी रियासत जो थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित होने लगेंगे, शक्तियाँ इनकी मजबूत होने लगेंगी। सादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था, मोहम्मद शाह ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद शाह ने दिया था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये जफर नाम से शायरी लिखते थे। दिल्ली स्थित लाल किले में हीरा महल को किसने बनवाया था? बहादुर शाह जफर ने। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब किसके समय दिल्ली में रहते थे? वही बहादुर शाह जफर के समय में मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब रहते थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून में हुई। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ निर्वासित कर दिया? रंगून में भेज दिया। वहीं बेचारे 1862 में चले गए, स्वर्ग को प्राप्त हो गए। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आ गया मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 में है। 3 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, जो जुनार के समीप में है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक या गुरु दादा कोंडदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल टीचर यह थे आपका गुरु रामदास थे। दासबोध और आनंद वन भवन नामक पुस्तक की रचना किसने किया? दासबोध और आनंद भवन नामक पुस्तक की रचना गुरु रामदास ने किया। किसने किया? गुरु रामदास ने किया। शिवाजी ने राज्याभिषेक कराया था 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा रायगढ़ के किले में। यह पहला इनका राज्याभिषेक था। शिवाजी ने पुनः दूसरी बार राज्याभिषेक अपना कहाँ किया? वही पहला था अप्रैल 1674 में और दूसरा था सितंबर 1674 में। माता के मृत्यु के पश्चात पंडित विश्वेश्वर भट्ट के द्वारा कराए थे। मध्यकालीन इतिहास में मात्र 2 ऐसे शासक हुए जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक औरंगजेब, दूसरा शिवाजी। एक औरंगजेब, दूसरा शिवाजी। अब आओ, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 ईस्वी में रायगढ़ के राज्याभिषेक के बाद। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के राज्याभिषेक के बाद। नेक्स्ट आओ, शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि किसने दिया था? तो काशी के पंडित गंगा भट्ट ने दिया था। काशी के पंडित गंगा भट्ट ने दिया था। छत्रपति महाराज शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि प्रणाली थी क्रमशः। पैदल सेना का नाम था पाइक और भूमि प्रणाली थी रैयतबाड़ी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। किसने कहा था? पहाड़ी चूहा औरंगजेब ने कहा था। शिवाजी ने राजभाषा बनाया था मराठी को। शिवाजी का प्रशासन किस शैली पर आधारित था? तो दक्कन शैली थी। कौन सी शैली थी? दक्कन शैली थी। शिवाजी का मंत्री परिषद क्या था? अष्टप्रधान। अभी इससे पहले हम बताए हैं अष्टदिग्गज। क्या बताए हैं? अष्टदिग्गज। ये है अष्टप्रधान। तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। ये अष्टप्रधान तो शिवाजी। चलिए रहा 8 योग्य तेलुगु कवि। 8 अभी बताए भी है। 8 योग्य तेलुगु कवि। ये 8 योग्य मंत्री। अष्टप्रधान का प्रमुख पद था पेशवा या प्रधानमंत्री। विदेश मंत्री को क्या कहता? सुमंत। सर प्रधान कहलाता था सरे नौबत। वित्त मंत्री या अर्थ मंत्री कहलाता था अमात्य। पत्राचार विभाग का प्रमुख था चिटनीस। धार्मिक मामलों का सलाहकार क्या कहलाता था? पंडित राव या सद्र कहलाता था। गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? वाक्यानवीस। न्याय विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? न्यायाधीश। और प्रथम पेशवा कौन थे? यह थे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। कौन थे प्रथम पेशवा? बालाजी विश्वनाथ भट्ट। प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ भट्ट। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बालाजी विश्वनाथ भट्ट के बारे में। बालाजी विश्वनाथ भट्ट के बारे में देखिए। पेशवा का पद वंशानुगत हो गया बालाजी विश्वनाथ के बाद। बालाजी विश्वनाथ के बाद जब आएंगे अगला पेशवा, तब पेशवा का पद वंशानुगत हो जाएगा।
शिवाजी महाराज को सबसे पहले, शिवाजी महाराज ने सबसे पहले किस किले को जीता? तोरण के किला को जीता। शिवाजी ने पहली बार सूरत को कब लूटा? 1664 में लूटा। दूसरी बार कब लूटा? तो 1670 में लूटा। शिवाजी ने दूसरी बार 1664 में लूटा, पहली बार 1664 में सूरत को लूटा, दूसरी बार 1670 में सूरत को लूटा। चौथ सरदेशमुखी था क्या? एक प्रकार का कर था। चौथ कर था भू राजस्व का 1/4 और सरदेशमुखी था आय का 1/10। चौथ था भू राजस्व का 1/4 और आपका सरदेशमुखी था आय का 1/10। पुरंदर की संधि 22 जून 1666 को हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच। इसी संधि के तहत बताया जाता है कि शिवाजी ने जितना किला जीता था, लगभग 35 किला जीत चुके थे शिवाजी, उसमें से 23 किला दे दिया गया औरंगजेब को और बाकी 12 किलों में भी उस पर शर्तें लागू हो गई थी कि चौथ वर्ष सरदेशमुखी टैक्स जब वसूल कीजिएगा तो बिना मुगल के अनुमति के आप वसूल नहीं कर सकते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार का युद्ध में। 1672 में औरंगजेब था उस समय। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर हुआ था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके आगरा के जयपुर भवन में 1666 ईस्वी में रखा था। शिवाजी की मृत्यु कब हो गई? तो शिवाजी की मृत्यु हो गई 3 अप्रैल 1680 को हो गई। 3 अप्रैल 1680 को हो गए। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए? संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया था किसने? औरंगजेब ने अपने सेनापति मुबारिज खां को भेजकर 1689 ईस्वी में संभाजी की हत्या करवा दिया और इसके अबोध पुत्र साहूजी महाराज और यशुबाई को अपने कैद में लेकर आ गया। संभाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसके बाद से संभाजी का उत्तराधिकारी हुआ राजा राम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। हालांकि आक्रमण किया नहीं था, वो आया था यहाँ के राजा से भेंट करने के लिए। अब राजा 1737 में कौन होगा? तो मोहम्मद सरंगीला थे। ये बेचारा सिंहासन छोड़ कर भाग गया। आया, देखो लिया इधर, कहीं कोई व्यवस्था नहीं लगा, तो इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली पर आक्रमण ही किया था। 1728 में पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था किसे? निजामुल मुल्क को। किसे? निजामुल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम। यह लड़ाकू पेशवा था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन काल में। बालाजी बाजीराव के शासन काल में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। नाना साहेब के नाम से जाना जाता था बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था किसे? मराठों को। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह। ये भारत पर 8 बार अटैक किया था, भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला मराठा सरदार कौन था? यह बाजीराव द्वितीय था, अंतिम पेशवा था। 1818 ईस्वी में यह अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार कर लिया और अंग्रेज हमेशा के लिए पेशवा पद को समाप्त कर दिया था। बेसिन का संधि अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला, 7 वर्ष तक चला। सालाबाई की संधि के तहत यह समाप्त हो गया। 1782 में हुआ था सालाबाई की संधि। 17 मई 1782 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच यह सालाबाई की संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से लेकर 1805 तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से लेकर 1819 तक। हालांकि 19 से पहले ही मराठा साम्राज्य को समाप्त करके पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। अब देखो, द्वितीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के समय में। बाजीराव द्वितीय के समय में प्रथम द्वितीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे क्रमशः वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में। पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सवाई जयसिंह के द्वारा की गई। सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कितने स्थानों पर किया? तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस और मथुरा में लगभग 5 स्थानों पर किया। 1, 2, 3, 4 और 5 स्थानों पर किया। अतः यहीं इसका ब्रेक हम करते हैं। इसको देखते रहिए आप लोग। ये पार्ट 3 है, लगातार रिवीजन बैच है। आप लोग लगे रहिए। जिनका आगामी एग्ज़ाम है, जिनका समय कम है और जिनका थोड़ा सा ठीक ठाक समय है, तो ये भी देखें और कॉन्सेप्ट क्लास भी देखें।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।